रहमान अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे इंशाल्लाह। न्यू नावल है ये, सॉरी इतने दिनों से लटक रहा था तो मैंने कहा इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करूँ। क्या करूँ कि दर्द कम नहीं होता। इज़ा कलम उम्मे हानी, एपिसोड नंबर 18। नूरजहां अपने आंसू पहुँचते हुए कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में आ गई। कुछ देर तो रोती रही, फिर उठकर अपना बैग पकड़ा और जूता पहनकर लाउंज में आ गई। जाजिम वहीं सोफे पर नज़रें झुकाए बैठा था, अपने आंसू साफ कर रहा था। नूरजहां के हाथ में बैग देखकर फौरन से खड़ा हो गया। अम्मी, ये बैग कहाँ जा रही हैं आप? जहाँ से आई थी वो रोते हुए आगे कदम बढ़ाने लगी। जाजिम ने उसके सामने जाकर हाथ जोड़ देता। मुझे माफ़ कर दें, आप कहीं नहीं जाएंगी। काहे ना जाऊं, तू मेरा लगता क्या है? कितने आराम से तो तूने कह दिया कि तू। नूरजहां फिर से रोने लगी थी। अम्मी, खुदा के लिए माफ़ कर दे, मुझे क्या पता कि सच क्या है। बाबा ने सिर्फ आप क्या नाम पता ही तो बताया है। हर बात से अनजान हूँ। बहुत से सवाल है मेरे पास जो मुझे मेरा चैन खो चुके हैं। मेरी नींदें बैठे हैं उड़ा गए। किससे पूछूं मैं, किससे करूं सवाल? जाजिम की आंखों से आंसू जारी थे, चेहरे पर बेबसी थी। नूरजहां ने बैग वहीं छोड़ दिया और खुद कमरे में चली गई। जाजिम इनके पीछे लपका था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था, लॉक हो चुका था। अम्मी, दरवाज़ा खोले। ना ही, पहले वादा करो मुझसे कुछ ना ही पूछोगा। अब अम्मी प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, आपको नहीं पता किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। मुझे बताएं मेरा बाप कौन है? आपको निकाह के बंधन में बांध कर यहाँ कोठे पर क्यों छोड़ गया? बताएं मुझे। जाजिम का लहजा बुलंद था, गुस्सा था, इश्तियाल था। अंदर कमरे में नूरजहां रो रही थी। ठीक है, मत बताएं कुछ, जब बस ये बता दें वो जिंदा भी है या मर गया। जाजिम की बात सुनकर नूरजहां का हाथ सीने पर गया था। अम्मी अम्मी, दरवाज़ा खोले। नूरजहां ने दरवाज़ा नहीं खोला। कोई जवाब नहीं देना चाहती थी इसे। रात को अचानक से बड़ी जोर से बादल गरजे। हया की झट से आंख खुली थी। बादल की गरज, बिजली की चमक और तेज़ बारिश से वो हमेशा डरती थी। खौफ से जिस्म से जान निकल जाती थी उसके। अब भी यकदम से सोफे से उठकर बैठी थी। लाउंज में अंधेरा था, बस एक जीरो का बल्ब ही रोशन था। सामने खिड़की से बादलों की कड़क के साथ ही जब बिजली की तेज़ कहक नज़र आई थी तो डर कर खड़ी हो गई। आज रूमी का कमरा भी बंद था। हिया ने कमरा नॉक किया था। रूमी, दरवाज़ा खोलो। लेकिन रूमी गहरी नींद सोता था। दरवाज़ा नहीं खुला। बारिश भी बहुत तेज़ शुरू हो चुकी थी। बार बार की बादलों की गरज और चमक की वजह से, बिजली की चमक से वो रोने लगी थी कि कई बार रूमी का दरवाज़ा खटखटा चुकी थी, लेकिन बेसूद मजबूरन इसे इर्तिज़ा का दरवाज़ा नॉक करना पड़ा। तीसरी दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया था। वो भी नींद से जागा था। मंदी मंदी आंखों से इसे देख कर भवें उचके, जैसे पूछ रहा हो कि क्या है, क्यों इतनी रात दरवाज़ा बजा रही हो। वो बारिश हो रही है। हया ने घबराते और आंसू बहाते हुए कहा, ये बताने के लिए रात के 3 बजे तुम दरवाज़ा बजा रही हो? मुझे पता है बारिश हो रही है, मेरे कमरे में भी खिड़की मौजूद है, नज़र आता है मुझे भी। मुझे बारिश से डर लगता है, मैं लाउंज में नहीं सो सकती। इससे पहले कि इर्तिज़ा कमरे का दरवाज़ा बंद करता वो बर्जिस्ता बोली, रूमी के कमरे में लेट जाओ, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा, लॉक करके सोया है। रूमी, वो क्यों? हटो मैं देखूं। इर्तिज़ा ने कहने पर वो चंद कदम दरवाजे से पीछे हटी। इर्तिज़ा ने बाहर निकलकर रूमी के कमरे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा लॉक था। इसने भी दरवाज़ा बजाया, मगर जानता था बड़ी पक्की नींद है उसकी। तुम मेरे कमरे में सो जाओ, ये कहने की देर थी। हया ने फटाफट से अपना तकिया और कंफर्टेबल उठाया और उसके कमरे में जाकर लेट भी गई। वो बस हैरत से इसे देख ही सकता था। अपना तकिया और कंफर्टर उठाकर वो बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? हया ने परेशान चेहरे से पूछा। बाहर नहीं, प्लीज़ बाहर मत जाएं, जब तक बारिश नहीं रुक जाती। मुझे बहुत डर लगता है, मैं अकेले नहीं सो सकती हूँ। हया भी बेड से उठकर उसके पास आ गई थी। और मैं यहाँ नहीं सो सकता, देखो बारिश और अंदर नहीं आएगी, ना ही बिजली खिड़की तोड़कर तुम पर गिरेगी। कुछ नहीं होता, सो जाओ आराम से और मुझे भी सोने दो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। वो जी भरकर बेजार हुआ था। अगर बाहर चले गए तो मैं भी बाहर आ जाऊंगी। क्यों नहीं समझते? मुझे डर लगता है, मेरे बस में नहीं है, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है आपकी मिन्नतें करती फिरूं। वो रोते रोते कह रही थी। ठीक है, पहले चुप करो। इर्तिज़ा बुरी तरह से ज़िद हुआ था, लेकिन वो अब भी रो रही थी। फिर इसे पानी ला कर दिया, पियो इसे। हया ने पानी के बस 2 घूंट भरे थे। इतनी बड़ी होकर बारिश से डरती हो? अर्जी ने इसे शर्म दिलाने की इर्तिज़ा ने इसे शर्म दिलाने की कोशिश की, शायद इसे बात पर कि वो चैलेंज को लेकर वो अकेले सोने पर आमादा हो जाए। लेकिन वो साबत में सारे हिलाने लगी। अपने घर पर क्या करती थी?
تمہارے ہاں تو بچوں کو بھی بچپن سے ہی الگ سلاتے ہیں۔ وہاں آیا تھی جب بارش ہوتی تھی تو وہی میرے ساتھ سوتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بائی گاڈ مجھے بارش اور بادلوں کی گرج سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جیسے وہ رو رہی تھی، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، بادل کے گرجنے پر کانپ رہی تھی، یقیناً سچ ہی بول رہی تھی۔ کچھ دیر ارتضیٰ کا خوف زدہ چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ دیکھو یہاں ایسا کوئی صوفہ نہیں ہے جہاں میں سو سکوں۔ ہاں تو اتنا بڑا تو بیڈ ہے، میں تو بس ایک کونے میں سو جاؤں گی، ہلوں گی بھی نہیں۔ بس مجھے یہ تو تسلی ہوگی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ پھر ایک سائڈ پر مخالف کو یہ لیٹ گیا، وہ بھی دوسری جانب کونے پر ہی لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر میں سو بھی گئی تھی، آنکھ ارتضیٰ کی بھی لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی اپنا بازو پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو حیا اس کے بازو پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح گڑبڑا سا گیا تھا، مگر شاید گہری نیند میں تھی۔ اپنا ہاتھ بھی اس کے سینے پر دھرا تھا۔ اس سے پہلے کو اس کا ہاتھ پیچھے کیا، پھر اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے کھینچا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک پل اسے بے خبر سوتے ہوئے دیکھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی اور اس وقت اس لباس میں تھی جو وہ اس کے لیے یوں ہی خرید لایا تھا کہ سال بعد اس نے کسی لڑکی کے لیے کپڑے خریدے تھے۔ خریدتے ہوئے اپنی بیوی کا نقشہ ہی سامنے آیا تھا، لیکن یہ لباس اس پر بھی جچ رہا تھا۔ اگلے لمحے اپنے ذہن کو جھٹک کر آہستہ سے اپنا تکیہ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ باہر صوفے پر تکیہ پھینکا اور لیٹ گیا۔ پوری رات کی نیند خراب ہو چکی تھی، ابھی فجر میں وقت تھا، اس لیے پہلی کوشش کی اس نے سونے کی تھی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی حیا کا سویا ہوا چہرہ سامنے آیا تھا۔ جھٹ سے اس کی آنکھیں کھلی تھی، پھر اس کا بے ساختہ سے گلے لگنا پریشان کرنے لگا۔ حد سے زیادہ بچکانہ حرکتیں تھیں اس کی۔ اسے شاید احساس بھی نہیں تھا، لیکن ارتضیٰ کی نیندیں ضرور اڑانے لگی تھی۔ خود کو جھٹک کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام ہی رہا۔ 12 سال میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے اپنی مرحومہ بیوی کے علاوہ کسی لڑکی کا چہرہ نظر آیا ہو۔ آج پہلی بار کسی اور کا خیال آیا تھا، وہ بھی اس لڑکی کا جس نے اسے بدنام کیا تھا۔ حیا کی کالج میں کئی باتیں ذہن میں گھومنے لگی تھی۔ صوبیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اپنا ماضی تو یاد نہیں آ رہا تھا لیکن جو حال تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ چند دن بس کھانے کے لیے اسے وہیں ایک شخص کھانا دے جاتا تھا یا پھر اسے دوا لگانا آتا تھا۔ ایک لمحہ وہ لمحات اس کے لیے اذیت ناک ہوتے تھے۔ چند دنوں میں کافی زخم بھر چکے تھے۔ وہ عورت ایک دن اس کے پاس دوبارہ آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو صوبیہ کی ہم عمر تھی۔ تانیہ ادھر آؤ۔ اس عورت نے آج بھی پینٹ شرٹ ہی پہنی ہوئی تھی، ویسے ہی سگریٹ منہ میں، ایسا ہی سخت لہجہ۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی، لیکن ڈری ڈری گھبرائی تھی۔ سنو روزی، اس کے بال سیٹ کرو اور چہرے کا حلیہ بھی درست کرو، باس نے کہا ہے شام تک یہ انہیں تیار ملے۔ اس عورت نے اپنے ساتھ آئی ہوئی عورت سے کہا تھا۔ جی میڈم۔ وہ عورت تو باہر نکل گئی، لیکن روزی نامی لڑکی نے اسے شیشے کے سامنے کرسی پر بٹھا دیا، پھر اپنے بیگ سے مختلف چیزیں نکال کر پہلے اس کے بالوں کو تراشنے لگی۔ لمبے گھنے بالوں کو اس لیئرز میں کاٹ کر کندھوں سے 3 انچ لمبا ہی رکھا تھا، باقی سارے بال کاٹ چکی تھی۔ چہرے کا فیشل کیا، پھر ایک ساڑی سے پہننے کے لیے سامنے وارڈروب سے نکال کر دی جو انڈین سٹائل سے سلی ہوئی تھی۔ اسے پہنے۔ مجھے یہ نہیں پہننا۔ انکار کا انجام پتہ ہے تمہیں؟ پلیز مجھے بچا لو ان لوگوں سے۔ میں کہاں سے آئی ہوں مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں۔ صوبیہ رونے لگی تھی۔ مجھے اس بات سے سروکار نہیں ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ جلدی سے پہنو اور میں پہناؤں؟ وہ لڑکی تلخی سے بولی۔ وہاں موجود ہر شخص احساسات سے عاری تھا۔ صوبیہ نے وہ ساڑی پہن تو لی جیسے اسے آتی تھی، باقی کی اس لڑکی نے پہنا دی، پھر بڑی نفاست سے اس کا میک اپ کیا، ایئر رنگز بھی نفیس اور چھوٹے سے پہنائے۔ صوبیہ کی جان صرف اس ساڑی سے جا رہی تھی جو اس کے وجود کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔ ساڑی تھی بھی نیٹ کی، ہیل پہنے وہ لڑکی اسے باہر لے گئی۔ کتنے دنوں بعد اس نے اس کمرے کے علاوہ کچھ دیکھا تھا۔ ایک کافی بڑا لاؤنج تھا جہاں چاروں اطراف صوفے لگے ہوئے تھے۔ وہاں چند غیر ملکی مرد حضرات بیٹھے تھے، کچھ برٹشن لگ رہے تھے اور کچھ سیاہ فام تھے، کچھ پاکستانی تھے۔ رنگت سب کی الگ الگ تھی، مگر نظریں سب کی ایک جیسی تھی، ہوس سے لبریز۔ وہ پینٹ شرٹ والی لڑکی اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ تم جاؤ روزی، اس عورت نے اس کی لڑکی سے کہا تھا جو صوبیہ کو تیار کر کے لائی تھی۔ روزی کسی حکم کی غلام کی طرح ایک لمبی راہداری کی جانب چلی گئی تھی۔ اس عورت نے صوبیہ کا ہاتھ پکڑا اور اس سب مردوں کے بیچ رکھی کرسی پر بٹھا دیا۔ چاروں طرف صوفوں پر وہی موجود تھے، وہ اکیلی کرسی پر بیٹھی تھی، سب کی آر پار ہوتی نظریں اسی پر تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ نظریں کوئی سانپ ہیں جو اس کے وجود پر رینگ رہے ہیں۔
यकदम पूरे वजूद पर सनसनी सी गुजरी थी। दिल यूं था कि आज सीना शगाफ करके बाहर आ जाएगा। हाथ पांव बर्फ की मानिंद ठंडे थे। सोबिया ने एक नज़र उठाकर एस की जानिब देखा, नहीं देखा था, बस बार बार साड़ी के पल्लू ठीक कर रही थी। ऐसी काटदार नज़रें थी कि इसका जी चाहा फूट फूट कर रो दे। कौन कहता है जना सिर्फ एक ही तरीके से किया जाता है। इस वक्त इन सब की जना का मरकज़ बनी हुई थी। हाथों में तरी, चेहरा बदहवास, परेशानी पर पसीने के कतरे, जिस्म में कपकपाहट। वहाँ मौजूद ज़्यादातर मर्द गैर मुल्की थे, इसलिए बोर्डनस देखने के आदी थे। औरत का घबराना समेटना इन्हें और भी खतरा दे रहा था। $1000, एक अंग्रेज़ ने हाथ उठा कर कहा। $2000। इसी तरह हर शख्स इसकी कीमत लगा रहा था। उसके होश में उसकी पहली नीलामी लग रही थी। इसने तो आज घरों में और चीज़ों की नीलामी होते नहीं देखी थी, एक औरत की नीलामी हो सकती है। $5000। एक स्याफाम शख्स ने उसकी आखिरी बोली लगाई और उसके बाद कोई नहीं बोला था। वो औरत खुशी से फूले नहीं समा रही थी। पैसे पकड़े। पहले इस स्याफाम शख्स के देखने में बेहद स्याह था, मोटा और गंजा भी था। फिर इसकी गलीज नज़रें सोबिया से जान निकली थी। ये तो नहीं पता था यहाँ किस की वजह से पहुँची है, लेकिन दिल से इसके लिए बददुआ निकली थी। नूरजहाँ ने बिलाखिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खोल दिया था। जाजिम अब भी वहीं खड़ा था दरवाजे के पास। तुझे सच जानना है? ठीक है, आ मेरे साथ। जाजिम का हाथ पकड़े वो इसे कमरे में ले गई, बेड पर बिठा दिया। किसी नवाब रईस की नाजायज़ औलाद ना ही है तू? मेरा निकाह हुआ था तेरे बाप से। कौन है वो? पहला वादा कर, दोबारा कुछ ना पूछेगा, कोई सवाल ना ही करेगा मुझसे। वादा नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप मुझे इसका पता बता दें तो उनके बारे में कोई दूसरा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। एक मौलवी का बेटा है तू, अब्दुल बासित नाम है इसका। तुझे पता बता देती हूँ, पर वहाँ ना ही है, अब छोड़ के जा चुका है। नूरजहाँ ने अपने आंसू जब्त करके कहा, आप मुझे पता बता दें। नूरजहाँ ने एक पता इसे ज़बानी बताया जिसे अजबर याद हो। जाजिम ने दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा। 2 दिन वो बस इससे हारून रशीद की बातें ही करता रहा। जब वो नूरजहाँ को वापस छोड़ने जा रहा था, बाहर निकलते हुए चंद मर्द दरवाजे पर ही खड़े थे, वो भी तेवरियां चढ़ाए, जैसे अगर वो दरवाज़ा न खुलता तो वो दस्तक देने ही वाला था। इस तरह जाजिम और नूरजहाँ का रास्ता रोकना जाजिम को बुरा सा लगा था। सुनो लड़के, तुम प्रोफेसर के बेटे होकर ऐसे निकलोगे, हमने सोच नहीं सकते थे। बाप तो तुम्हारा नहायत ही शरीफ इंसान था, इसके मरते ही तुमने घरों में गैर औरतों को लाना शुरू कर दिया, वो भी इस किस्म की। क्या मतलब क्या है आप लोगों का? किस किस्म की? हाँ, जाजिम इश्तियाल में आ गया। नूरजहाँ ने इसे बाजू से पकड़ा। जवान जहाँ खून था, कुछ जल्दी में जोश मारता है। देखो मियाँ, हम सब जानते हैं ये खातून बाज़ार हुस्न में खासी मशहूर है। कौन नहीं जानता इसे? ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अपने शौक वहीं पूरे किया करो। इस बात पर तो जाजिम ने इस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, इतने ही शरीफ हो तुम्हें कैसे पता कि ये कहाँ की हैं? तुम बाज़ार हुस्न में जाकर भी शरीफ हो, और अगर वहाँ की कोई औरत आ जाए तो तुम्हारा शरीफ मोहल्ला बदनाम हो जाता। आइंदा मेरे मामलात में बोले तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये कहकर जाजिम ने इसका गिरेबान छोड़ दिया। बाकी लोग भी इसके गुस्से से घबरा गए थे, पीछे हट गए। पूरा रास्ता वो चुप ही रहा था। नूरजहाँ भी कुछ नहीं बोली थी, लेकिन कोठे के सामने टैक्सी रुकते ही इसने जाजिम की तरफ देखा था। इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना ही ना ही चाहती थी। देख लिया तूने, आपकी वजह चुप रहना पड़ा, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को बताने में कि आप मेरी माँ। जाजिम का चेहरा अब भी गुस्से से सुर्ख था, दांत बींच कर बोल रहा था, ना बबुआ, ये गजब ना करना, कभी ना बताना तुझे, अल्लाह का वास्ता। ये कहकर वो टैक्सी से उतरकर कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ गई। जाजिम वापस घर आ गया। पता वो अच्छी तरह से याद कर चुका था, इसलिए अगले ही रोज़ इसी पते पर पहुंच गया, मगर वहाँ कोई भी अब्दुल बासित को नहीं जानता था। बेटा, ये घर तो हमने अनवार मुफ्ती साहब से ख़रीदा था, उनके बेटे का गालिबन यही नाम था, लेकिन हम जानते नहीं हैं वो कहाँ गए। हाँ, ये मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब इसी वक्त के हैं, शायद वो बता सकें। इस शख्स ने यह कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जाजिम मस्जिद के इमाम साहब के पास हाजिर हो गया। इनसे मुफ्ती अनवार और अब्दुल बासित का पूछने लगा। वो तो अरसा गुजर गया, अपने गांव से चले गए। अब तो सुना है काफ़ी बड़ा मदरसा बना लिया है उनके बेटे अब्दुल बासित ने वहाँ। अलबत्ता बाप ये खुशी ना देख सका, इससे पहले ही चल बसा। वो ठंडी आप
आह भर कर बोले थे। कौन से गांव? राजनपुर। उनके इलाके और मदरसे का नाम जाजिम पता मालूम करके अपना रखते सफ़र बांधा था और बस में राजनपुर की तरफ रवाना हो गया था। इर्तिज़ा की वही रूटीन थी, सुबह स्कूल, बाकी दिन वो घर पर ही होता था। हया की रोमान से अच्छी दोस्ती लग चुकी थी। 1 महीना गुजर चुका था, वो बात अब पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से इर्तिज़ा और हया इस रिश्ते में मजबूरन बंधे थे। लेकिन इर्तिज़ा का इरादा बदल गया था, अब वापस इस्लामाबाद जाना नहीं चाहता था, इसलिए रुमान का ट्रांसफ़र मरी के स्कूल में करवाने की कोशिश कर रहा था। अब इस्लामाबाद का घर बेचकर मरी में रहाइश करना चाहता था, फिर हया को भी आज़ाद करना था। यही सोच रहा था कि इसी हफ्ते हया को इस्लामाबाद छोड़कर अपना घर सेल कर दे। ये खबर इसने रुमान से छुपाई थी, क्योंकि वो हया से काफ़ी अटैच हो चुका था, लेकिन हया को बताना ज़रूरी था। सुबह जब वो स्कूल जाने के लिए उठा था तो रुमान बहुत परेशानी के आलम में इसके कमरे में दाखिल हुआ था। बाबा जल्दी आए, देखे मम्मी को क्या हुआ है, वो बेहोश हो गई हैं क्या? इर्तिज़ा जल्दी से कमरे से निकला था, लेकिन वो लाउंज में नहीं थी, बल्कि रुमान के बेड पर औंधी लेटी थी। इसे क्या हुआ? इर्तिज़ा हया के करीब आकर रुमान से पूछने लगा। मुझे लगता है फूड पॉइजनिंग हो गया है, काफ़ी देर से वाशरूम में वॉमिटिंग करती रही हैं। मेरी आंख खुली तो बाहर आते ही मेरे बेड पर गिर कर बेहोश हो गई। मैंने बहुत हिलाया जुलाया, लेकिन वो बात नहीं कर रही हैं। खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। अजीब मुसीबत है ये लड़की। अब मैं कहाँ इसे डॉक्टर को पर लेकर जाऊँगा? हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, सवारी भी नहीं है मेरे पास। तुम पहले पानी लाओ, शायद पानी डालने से होश आ जाए। इर्तिज़ा परेशान होकर रह गया था। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की थी, जहाँ वो था सवारी मिलना मुश्किल थी। इर्तिज़ा ने पहले तो इसे सीधा किया। रुमान जब तक पानी लेकर आ गया था, लेकिन पानी पीने फेंकने से भी इसे होश नहीं आया। रुमान भी इसे हिलाने लगा, रोने भी लगा। बाबा क्या हुआ मम्मी को? वो बात क्यों नहीं कर रही हैं? रुमी परेशान मत हो करो, सिर्फ परे बेहोश हुई है, शायद बीपी लो हो गया होगा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच गई थी। वो इसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। हया को इमरजेंसी वार्ड में भेजने के बाद रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से स्लिप बनाने के लिए कहा, और जब से बटुआ निकालकर पैसे भरने लगा। पेशेंट नेम हया, फादर या हस्बैंड नेम हस्बैंड में इर्तिज़ा लिख दिया। ओके। स्लिप बनाते हुए वो इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। हया नर्स को ड्रिप लगा रही थी। डॉक्टर ने टेस्ट की रिपोर्ट्स बनाकर इर्तिज़ा के हाथ में थमा दी। आप ये है करें ताकि इसके टेस्ट के लिए जा सकें। उसकी क्या ज़रूरत है? एक मामूली डायरिया केस है, बीपी लो है, इसका अभी कुछ एनर्जी मिलेगी तो होश में आ जाएगी। इर्तिज़ा को खामखा का खर्चा खिल रहा था। आज ही तो तनख्वाह मिली थी, और जैसा वो हॉस्पिटल था, सारी तनख्वाह इन्हीं के नज़र आ रही थी। देखें डॉक्टर, हम हैं या आप नहीं, जाएं आप स्लिप बनवाएं। बादल ने खास्ता इसे जाना पड़ा। 3 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि हया को होश आ गया। दवाएं लेकर वो वापस इसे घर ले आया, लेकिन चुप था। पूरे रास्ते भी चुप ही रहा, बार बार उसके चेहरे को देखता रहा। वो नकाहत की वजह से चुप थी। टैक्सी की सीट पर सर रखे, आंखें बंद किए बैठी रही। जब वो घर पहुंचे, रुमान बेचैनी से इनका इंतज़ार कर रहा था। हया को सही सलामत देखकर खुश हुआ था। आप ठीक है मम्मी? रुमान इसके पास आकर बोला। रुमान, इसे आराम करने दो, तुम भी जाओ, सो जाओ, जाओ जाकर। इर्तिज़ा ने इसे तकरीबन थाम रखा था। वो सोफ़े की जानिब जाने लगी ताकि लेट सके। कमरे में लेट जाओ। इर्तिज़ा इसे अपने कमरे में लेकर गया था, बेड पर इसे बिठा दिया, लेकिन खुद बाहर जाने की बजाय कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा। आप बाहर नहीं जाएंगे? या कुछ नींद की खुमारी में भी थी, ठीक से बात भी नहीं हो रही थी, बार बार आंखें बंद हो रही थी, जैसे वो ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी। आज का दिन तुम्हारे नाम है। इर्तिज़ा का चेहरा स्पष्ट था, लेकिन लहजा धीमा था। वो उसके सामने बैठ गया, कुछ देर इसे देखता रहा, जो नींद से बेहाल हो रही थी। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो मैं चली जाती हूँ। हया उठने लगी थी, लेकिन इर्तिज़ा ने इसका हाथ पकड़कर बिठा दिया। ना मैं कहीं जाऊँगा, ना तुम कहीं जाओगी, और आज तो मैं तुम्हें सोने भी नहीं दूंगा। बहुत सारी बातें हैं जो करनी है तुमसे। इर्तिज़ा की इस किस्म की बातों से वो कुछ नर्वस ही होने लगी। लेकिन मुझे नहीं करनी, आप देख नहीं रहे मेरी हालत क्या है? मेरी पूरी रात मेरी तबीयत ख़राब रही है, प्लीज़ मुझे सोने दे। वो मखलजी लहजे में बोली थी। नहीं ना यार, आज बातें करते हैं। अच्छा चलो ट्रूथ एंड डेयर कर खेलते हैं। आज तो सिक्का भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं खेलना। वो रुख बदल गई थी। हर वक्त खड़े रहने उखड़े लहजे में इसने बात करता था, कोशिश करता था कि उसके सामने ना आए, लेकिन कभी बात कर भी लेता था तो दिल जलाने वाला तन से डूबी हुई खेलना तो पड़ेगा। हया डार्लिंग, बहुत बहुत बड़े खेल खेलने आते हैं ना तुम्हें। मेरी सोच जहाँ तक ख़त्म होती है वहाँ तुम्हारे खेल शुरू होते हैं।
آج جب تک تم کھیلو گی نہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں سونے دوں۔ ارتضیٰ کا لہجہ دھیرے دھیرے سخت ہو رہا تھا۔ حیا رو دینے کو تھی، نیند کی شدت ایسی تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ بس لیٹے اور سو جائے۔ ارتضیٰ نے جیب سے سکہ نکالا، اچھال کر بیڈ پر پھینک کر اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ چاند آیا یہ ٹروتھ چھپ آیا ہے تو ڈیئر، یہ کہہ کر ارتضیٰ نے ہاتھ ہٹایا۔ ہمیشہ کی طرح ڈیئر ہی حیا کے لیے آتا تھا، اب بھی ڈیئر ہی آیا تھا۔ ڈیئر شٹ، میں تو چاہتا تھا ٹروتھ آتا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ڈیئر تو تم نے خوب کر لی ہے، کیوں نہ آج ٹروتھ ہو جائے۔ پھر اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے سختی سے بولا، سچ بولنا تو آتا ہے نا تمہیں؟ حیا بیزاریت کی آخری حد پر تھی۔ آپ کو جو پوچھنا جلدی سے پوچھیں، مجھے سونا ہے۔ وہ ضد ہوئی تھی، نیند سے آنکھیں بوجھل تھی۔ کالج میں ہونے والا ڈرامہ کی رچایا تھا تم نے میرے ساتھ؟ وہ اب غصے سے بول رہا تھا، چہرہ آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہو رہی تھی۔ حیا پھر سے نظریں چرا کر بولی، میں نے کہا تو تھا کہ شرط۔ او شٹ اپ حیا، وہ ایک دم سے دھاڑا تھا، جسٹ شٹ اپ۔ آپ جتنی بلند آواز سے وہ چیخا تھا، حیا کی نیند اڑی تھی۔ مجھے سچ سننا ہے، ناؤ ٹیل می ٹروتھ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے وہ سب ایک شرط۔ کمال کی اداکارہ ہو تم، میری عقل دنگ ہے تمہاری اداکارہ ہے۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو۔ اتنا آسان ہدف تھا تمہارے لیے مجھے یوں پھنسانا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہے۔ ارتضیٰ نے جیب سے نکال کر ایک رپورٹ اس کے منہ پر پھینکی، پڑھو اسے، اور اس کے بعد بھی تم نے جھوٹ بولا تو گلا دبا دوں گا تمہارا۔ اسے ارتضیٰ کی آنکھوں سے خوف آیا تھا جو غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ رپورٹ کھول کر پڑھتے ہوئے حیا کے اپنے ہوش اڑ گئے تھے۔ جاری ہے